नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में खटपट जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं, और यही वजह है कि नतीजों के बाद से ही सीएम योगी की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि यूपी बीजेपी में खटपट का समाधान दिल्ली से ही निकलेगा। दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की बैठक है। सीएम योगी इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन यहां केवल योगी ही दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे हैं। भले ही सीएम नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, मगर मकसद बहुत बड़ा है। नीति आयोग की बैठक के इतर वो बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे और अपने मन की बात बताएंगे। यूपी में अंतरकलह की खबरों के बीच नीति आयोग की बैठक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा सियासत में क्या पैगाम देगा, इसको लेकर कयासों की कहानी अब शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अटकलों का बाजार गर्म है। तो वहीं दौरे के बीच सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात आगे कौन सी राजनीतिक पटकथा लिखती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। मगर अब ये भी समझ लीजिए कि इस बैठक के मायने और मतलब क्या है। दरअसल सियासी फिजाओं में तैर रही खबरों में दम हुआ तो सीएम योगी पीएम से मिलकर यूपी में हार की एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं, जिसके बाद यूपी में बीजेपी की हार की कलई और पार्टी स्तर पर कई छिपे हुए राज खुलने के अंदेशे हैं। यूपी में बीजेपी की हार के बाद से लगातार यूपी राजनीति में योगी सरकार और सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त बयानबाजी का दौर जारी है। तभी तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद सामने आई रिपोर्ट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी बीजेपी में सियासी रार लगातार जारी है, जिसकी एक बानगी सीएम योगी की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गैर मौजूदगी सवाल बन रही थी। दरअसल सीएम योगी ने मथुरा और प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई, मगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं पहुंचे। जबकि खबर यह है कि सीएम आवास के बगल में ही अपने सरकारी आवास पर दिन भर केशव प्रसाद मौर्य नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, मगर सीएम की बैठक से उन्होंने दूरी बना ली। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था। साथ ही उधर सीएम की भी अपना दल कैमरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल से मुलाकात क्या हुई। इस मुलाकात की खबरों से केशव समर्थकों की सांसें हवा हवाई हो गई, क्योंकि ये वही पल्लवी पटेल हैं जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी रण में हार का स्वाद चखाया था। मगर सीएम के साथ पल्लवी पटेल की ये मुलाकात अब सियासी संदेश भी दे रही है। वहीं दिल्ली में योगी के दौरे के बावजूद यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सत्ता पक्ष पर राजनीतिक तीरों की बरसात कर रहे हैं। अखिलेश का कहना है यूपी में जो दो नेताओं की लड़ाई दिखाई जा रही है, वो दो नेताओं की नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। अखिलेश यही नहीं रुके, बल्कि ये भी कह दिया कि यूपी में बीजेपी का सांप्रदायिकता का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। यानी साफ है कि सीएम योगी का दिल्ली दौरा आने वाले वक्त में यूपी की सियासत की सूरत बदलेगा, ये तय है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम इस अग्नि परीक्षा को कैसे पार करते हैं, क्योंकि गेंद अब दिल्ली आला कमान के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए खजाना खोल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि यूपी में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को यूपी में पुलिस और पीएसी में आरक्षण मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर की योजना युवाओं में एक उत्साह है और कुछ राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दों को लेकर भी गुमराह कर रहे हैं। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी देश से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत
जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना, और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारी जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के अभियान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास से सीमा पार बैठे दुश्मनों को ललकारा। प्रधानमंत्री ने उन्हें सुधर जाने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने
इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये अब वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था छद्म रूप से पाकिस्तान ने। छद्म का मतलब छल। छल से पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करके भारत पर युद्ध थोपने का कार्य किया था। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह हमारे बहादुर जवानों ने तय किया। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। भारत पर यह युद्ध थोपा गया था। स्वाभाविक दृष्टि अगर हम देखते हैं तो जैसा कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव यहां पर बता रहे थे, जो यहां पर आपने वीडियो देखी होंगी, जो फोटोग्राफ्स देखी है, या जम्मू कश्मीर राज्य के उस समय की जो परिस्थितियां थी, और स्थितियों में छद्म रूप से पाकिस्तान ने घुसपैठ करके इस युद्ध को भारत पर थोपने का कार्य किया था। और अंततः क्या स्थिति उसके सामने आई थी, यह दुनिया ने देखा है। उस समय भारत के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो हम दुनिया को यह बता सकते हैं कि युद्ध हम पर थोपा गया था, लेकिन दुनिया की कोई ताकत, कोई दुश्मन हम पर युद्ध थोप सकता है, लेकिन परिणाम हमारा बहादुर जवान तय करेगा। और यही हुआ था, यही देखने को मिला था कि परिणाम हमारे बहादुर जवानों ने अपनी विकट स्थिति के बावजूद, आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठा है और हम लोगों को एक वैली पार करते हुए उसके तलहटी पे जाकर के फिर वहां पर उस पर अपना कब्जा वापस लेना है। तो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन दुश्मन हमारे बहादुर जवानों के सामने कहीं ठहर नहीं पाया। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं
क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम, घर से दूर, सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चिंतता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था भी की कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध, किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, अब राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। तो जवान के साथ ही हम लोगों ने यह भी व्यवस्था दी। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है और लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल असहज नजर आ रहे हैं। असहज हो रहे सहयोगी दलों में सबसे ऊपर नाम अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का है, जिनके बयानों की वजह से यूपी की योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इन सब सियासी उठापटक के बीच अनुप्रिया पटेल को लेकर एक अहम खबर सामने आई। आपको यह बता दें कि शुक्रवार को अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब उत्तर प्रदेश के सियासी हालात के बीच अनुप्रिया पटेल की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। तो पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंतर्कलह चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में कुछ नहीं चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं, वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए। एक नौजवान कुछ पैसे को लेन देन था पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, वो रात में उसको पकड़ करके लेकर के उसकी हत्या की थी, इनकाउंटर किया था उसका फर्जी। एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, कोर्ट ने एफआईआर लिखी और अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसकी परिवार के सदस्यों ने, खासकर उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कि उस परिवार को ये सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। मैं कितनी कहानी बताऊं आपको। लखनऊ में भी एक हत्या हुई है, संजयनगर इलाके में। कौन बचा रहा है सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा करके, डर दिखा करके, जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने, उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था।
कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देखे गए हैं, अगर फाइल का पढ़ने तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले, ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोही अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए। तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, मगर 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए, जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने बयान दर्ज कराया। जज से कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इंकार करता हूं, मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए। राहुल 16 मिनट तक कोर्ट रूम में रहे। 12 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। राहुल पर आरोप है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी। इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में आज सुनवाई। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नियत था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवार में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं, ये निराधार हैं। इस राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है, और ये परिवार दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवार दायर किया गया है। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अब आगे अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियत है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। यस ऑफकोर्स। कई बार जो आपकी अपोजिशन उनकी तरफ से बार बार बुलाए जाने पर भी नहीं आ रहे थे, और अब अंततोगत को आना पड़ा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बार बार बुलाने के यहाँ बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए थे उन्होंने अपनी जमानत कराई थी। उसके बाद न्यायालय रिक्त हो गई थी, न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालय जब क्षेत्राधिकार आया तो हमारी क्या से न्यायालय के क्षेत्राधिकार आने के पश्चात बिना विलंब किए हुए राहुल जी ने आके अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट के काउंसिल या डिफेंस की काउंसिल जो जिस तरफ से रहता है कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, तो राहुल जी जो है सदैव उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है, और मैंने पिछली बार कहा था कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और नियत तिथि पर आएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज संसद की कार्यवाही चल रही थी, राहुल जी संसद की कार्यवाही को छोड़ करके आकर के न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ये है राहुल गांधी की विश्वसनीयता और न्यायालय के प्रति समर्पण और प्रेम। आरोपों से इनकार किया और ये कहा कि हमको पॉलिटिकल वजह से फंसाया जा रहा है और हमारी इमेज खराब करने के लिए, और उनसे द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो भी क्वेश्चन किया गया उसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया, और पत्रावली 12/8 को एविडेंस में लगी है। हमारी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। जज साहब ने कुछ कहा
जज साहब ने उनसे क्वेरी किया, उन्होंने बताया कि हमको पॉलिटिकल कारणों से फंसाया गया है, हमारी इमेज खराब करने की वजह से, छक धूमिल करने के कारण, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। पांडे जी, बयान को लेकर क्या कुछ स्पेसिफिक बोला जिस तरह से आपकी तरफ से कहा गया कुछ? और हमारी तरफ से जो है ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेरी किया कि आपको एविडेंस देना है, हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो एविडेंस में 12/8 तारीख नियत किया गया है। अब आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स? 12/8 को हमारी तरफ से गवाही पेश होगी, गवाही देंगे। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।